अग्नि 5 है तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की क्या विशेषता है, कैसे बना है, क्या उसकी टारगेट रेंज है, कहां तक हिट करता है, ये थोड़ा सा उसके बारे में स्पेसिफिकेशन। दूसरा प्रश्न है कि जैसे हूती विद्रोह नहीं किया, अजरबैजान के युद्ध में हुआ, यूक्रेन वॉर में भी हुआ, तो इसकी शुरुआत कौन से देश ने पहले स्टार्ट की होगी, जिसके भाई हूती के हाथ में मिल गया या अजरबैजान के उधर के लड़ाकों को? सबसे जैमर होता है, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं या उसको थोड़ी देर के लिए हम चकमा भी दे सकते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है एक सैटेलाइट को उड़ाना, क्योंकि जो अवकाश में सैकड़ों सैटेलाइट्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करना, फिर बाद में उसको, क्योंकि अवकाश में अंतरिक्ष में कुछ भी मतलब वहाँ पे कौन सा सिस्टम काम करेगा कि वहाँ रेडार स्थापित करके उसको आइडेंटिफाई, क्योंकि दो सब चक्कर लगा रहे। नमस्कार, मैं राजेश धोत्रे फिर एक बार एक नए एपिसोड के साथ में, मगर वही हमारे डॉक्टर साहब है, डॉक्टर उपाध्याय साहब, जो डिफेंस एक्सपर्ट है। अग्नि 5 है तो अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की क्या विशेषता है, कैसे बना है, क्या उसकी टारगेट रेंज है, कहां तक हिट करता है, ये थोड़ा सा उसके बारे में स्पेसिफिकेशन। देखिए, अग्नि 5 के जो है 5 रूप हैं, उसको जो बोलते हैं कि 5 एडिशन या 5 संस्करण है। पहला तो है कि नॉर्मल वारहेड लेकर के, वह अगर वारहेड का वजन ज़्यादा नहीं है, 1000 किलोग्राम है, तो 7500 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक जा सकती है। माने कहाँ तक हो गया वो? 7500 और 8000 किलोमीटर पूरा चाइना आ गया, कोरिया आ गया, इधर यूरोप तक आ गया, अफ्रीका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो बचा कोई नहीं, अमेरिका तो बच रहा है, तब भी बच रहा है। कनाडा बच रहा है, दक्षिण अमेरिका बच रहा है, अफ्रीका भी बच रहा है। अफ्रीका का उस तरफ का पश्चिमी हिस्सा जो है बच रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वारहेड अगर हम 1500 किलोग्राम का करते हैं, तब उसकी रेंज जो है 5500 किलोमीटर है। कम करनी 5500 किलोमीटर। मतलब उसी फ्यूल में चाहे आप ज़्यादा दूरी तय करें, चाहे ज़्यादा बड़ा हथियार भेजें, ये आपको तय करना है। ये उसका पहला संस्करण है। उसके बाद जो हमने उसका दूसरा संस्करण तैयार किया है, वह है केवल उसका परमाणु बम के उपयोग के लिए है। क्योंकि बहुत खर्चीली बड़ी मिसाइल है, ज़्यादा लंबी दूरी के लिए है, तो परमाणु वारहेड के हिसाब से उसको डिजाइन किया गया है। और फिर हमने एक और उसका संस्करण तैयार किया जो MIRV संस्करण है, मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जिसको कहते हैं। कि एक मिसाइल यहाँ से जाएगी और ऊपर जाने के बाद वो 5 मिसाइल या 10 मिसाइल 14 मिसाइल तक वो में कन्वर्ट हो जाएगी और 14 ठिकाने नष्ट कर सकते हैं। क्लस्टर मिसाइल कह सकते हैं। हाँ, उसको क्लस्टर बम की तरह ही वो मिसाइल होगा। जैसे हम रॉकेट छोड़ते हैं तो एक रॉकेट में कई बार हम दर्जनों सैटेलाइट छोड़ते हैं, 104 सैटेलाइट तक हम छोड़ चुके हैं। तो वैसे ही मिसाइल का भी ये सिस्टम जो अग्नि 5 का है वो काम करता है। तो उसको MIRV तकनीक वाली अग्नि 5 कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पिछले साल जब किराना हिल्स पर हमारी मिसाइल गिरी थी, और उसके बाद ईरान पर जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था ईरान के परमाणु ठिकाने को नष्ट करने के लिए, तब भारत को भी लगा कि हमारे पास भी ऐसी कोई मिसाइल होनी चाहिए जो धरती के नीचे 100 मीटर तक जा करके शत्रु के परमाणु ठिकाने को नष्ट कर सके। तो हमने अग्नि का एक संस्करण बंकर बस्टर मिसाइल के रूप में भी विकसित किया है। जो काम B2 या B52 परमाणु बॉम्बर करता है अमेरिका का, वही काम जो है अग्नि 5 का एक संस्करण कर रहा है। फिर हमारे सामने ये चुनौती थी कि हम अगर मान लीजिए इतनी दूरी से मिसाइलें आ रही हैं और MIRV तकनीक से लैस मिसाइलें आ रही, क्योंकि चीन के पास भी वह तकनीक है, रूस के पास भी है, अमेरिका के पास भी है। तो वैसी स्थिति में उसको मार गिराने के लिए भी हमें एयर डिफेंस सिस्टम में भी MIRV तकनीक चाहिए। क्या होता है MIRV? मल्टी इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। मतलब एक मिसाइल गई जो ऊपर जाकर कई मिसाइल में कन्वर्ट हो जाती है। तो मान लीजिए हम वैसा कर सकते हैं, तो हमारा शत्रु भी वैसा कर सकता है। तब उसको मार गिराने के लिए भी आपको मिसाइल सिस्टम भी उसी ढंग का होना चाहिए। तो मान लीजिए चीन ने कोई मिसाइल छोड़ी है और वह 10 मिसाइलों में कन्वर्ट होकर 10 ठिकाने पर जा रहा है, तो हमको
उसका जवाब देने के लिए फिर हमने अग्नि का एक एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में AD-1 के अंतर्गत और AD-2 के अंतर्गत अब बनाया है कि वह भी MIRV तकनीक से ही युक्त है। कुछ जितनी मिसाइलें आ रही उतनी मिसाइलें उसमें से निकलेंगी और उनको जाकर हिट कर देंगी। तो हम उसका एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में भी प्रयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसके 5 संस्करण जो हैं विकसित किए गए हैं और पांचों का आप कह सकते हैं कि उपयोग जो है अलग अलग है। कई बार लोगों को लगता है कि अग्नि 5 का परीक्षण कई बार क्यों किया जा रहा है, तो कई बार इसलिए किया जा रहा है कि हर संस्करण का अलग जो है महत्व है, अलग भूमिका है, उसका अलग ढंग से उपयोग किया जा रहा है। यह बात कई बार आम जनता या जो आम दर्शक है वो नहीं समझ पाता है। तो हम अलग अलग संस्करणों का अलग अलग भूमिकाओं वाली अग्नि 5 का परीक्षण करते रहते हैं। और एक बार जब वैज्ञानिकों का परीक्षण सफल हो जाता है तो हम सेना के जो एक्चुअल योद्धा हैं, जो हमारे सैनिक हैं, हमारे सैन्य अधिकारी हैं, वो उनके द्वारा भी करवाते हैं। जिसके चूंकि युद्ध के समय तो उन्हीं को चलाना है, तो उनके पास जो है व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो इसका भी भारत सरकार और DRDO पूरा ध्यान रखता है। जी। अच्छा, तो ये सर अभी जैसे आप बता रहे कि मल्टी उसके रोल्स है, मल्टी भूमिकाएं है, उसकी अलग अलग वेरिएशंस है जी। पर ये भी जानना चाहूंगा कि सर अभी एक एक मिसाइल लाखों करोड़ों डॉलर्स का होता है ये। जी। तो इसमें एक्सपोर्ट की भी अच्छे चांसेस मिलते हैं बाहरी देशों के लिए जी। और हम जैसे आप बता रहे थे कि भाई इजराइल छोटे रॉकेट को गिराने के लिए बड़ा अपना हजारों डॉलर का मिसाइल उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, वो महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे वो किस तरह से आप देखते हैं कि भाई ये सस्ता है, महंगा है, या किस तरह से एक्सपोर्ट की इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज है? देखिए, जो मिसाइलें हैं उनमें कम दूरी की मिसाइल 300 किलोमीटर से कम रेंज वाली मिसाइल ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है। तो इसलिए हम ब्रह्मोस के अलावा अपनी कोई दूसरी मिसाइल जो है एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्मोस का भी जो पहला संस्करण है 290 किलोमीटर की रेंज वाला 300 से कम का है, वही हमने दूसरे देशों को दिया है और जो देश अभी खरीद रहे हैं उनको भी वही देंगे। इसके अलावा प्रलय मिसाइल की भी डिमांड है, तो वह भी 300 से 500 किलोमीटर की रेंज वाली है। तो उसको भी 300 किलोमीटर का जो एक्सपोर्ट वर्जन है वह हम आर्मेनिया को दे रहे हैं और भी कुछ देश मांग रहे हैं, तो उनको भी देंगे। तो बाकी मिसाइलें, अग्नि श्रृंखला की मिसाइलें जो है वो केवल अपने ही काम आने वाली है, उसको हम बेच नहीं सकते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है या मिसाइल की जो संधि है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हम सदस्य हैं। और इसके बावजूद हम मिसाइल, तो रूस और अमेरिका ये लोग भी नहीं बेचते या फिर यूरोपियन कंट्रीज ये भी नहीं बेचते? नहीं, कोई सीधे मिसाइल तो नहीं बेचते हैं, टेक्नोलॉजी बेच देते हैं चुपके से। जैसे पाकिस्तान को जो भी मिसाइलों की टेक्नोलॉजी है वह चीन और उत्तर कोरिया से मिली है। जो ईरान के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है वह रूस और चीन से मिली हुई है। तो हर देश कहीं न कहीं से प्राप्त करता है। लेकिन चूंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों का, अंतर्राष्ट्रीय मर्यादाओं का पालन करने वाला दुनिया का सबसे जिम्मेदार देश है, तो इसलिए हम लोग मतलब कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उसका उल्लंघन नहीं करते हैं। तो हम जो हम आप कह सकते हैं कि वैध है, वैधानिक दृष्टि से सही है, वही कार्य करते हैं। तो इसलिए कीमत क्या होती है अगर भले ही अपने देश के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने कॉस्ट पे हम इसको बियर कर रहे हैं अभी? फिर नहीं, देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम में अलग अलग मिसाइलें जैसे प्रयुक्त होती हैं। तो जो आकाश मिसाइल है वह 5 करोड़ की एक आती है। 5 की एक? हाँ। और बाकी मिसाइलें भी जो है, बराक 8 है वो 6 से 7 करोड़ है। इसी प्रकार से 10 करोड़ की रेंज में एयर डिफेंस वाली मिसाइलें 10 से 15 करोड़ की रेंज में आती हैं। हमारी जो सबसे महंगी मिसाइल है वो अटैक के लिए है, वह अग्नि प्राइम मिसाइल है, जिसकी 50 करोड़ रुपए कीमत है। वह नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है। उसको दुनिया का कोई भी राडार पकड़ नहीं सकता और कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम मार गिरा नहीं सकता। तो इसलिए वह अग्नि 5 से भी ज़्यादा महंगी है। तो मिसाइलों को आप ऐसा मान सकते हैं कि 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में इनका खर्च आता है। लेकिन अगर वही MIRV
वारहेड से युक्त मिसाइल छोड़ रहे हैं तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। तो इस चूंकि आप कई लक्ष्यों को एक साथ नष्ट करने जा रहे हैं तो उसका हथियार महत्वपूर्ण होता है। जो वारहेड होता है उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इस कारण से उसकी मिसाइल की भी कीमत बढ़ जाती है। लेकिन इसमें चूंकि जो युद्ध अब चल रहे हैं उनमें सबसे बड़ी भूमिका ड्रोन की है। तो भारत जो है 27 प्रकार के ड्रोन बना रहा है। उसमें अटैक ड्रोन भी हैं, उसमें सुसाइड ड्रोन भी हैं और उसमें डिफेंस वाले ड्रोन भी हैं कि अगर सामने वाला ड्रोन हमला कर रहा है तो हमारे ड्रोन जाकर उससे भिड़ जाएंगे। हमारा ड्रोन जो है जाकर सामने वाले के एयर डिफेंस सिस्टम पर, उसके शस्त्रागार पर जाकर गिर जाएगा, सुसाइड कर लेगा और हमारा ड्रोन ऊपर से मिसाइल भी छोड़ेगा। तो हम 3 प्रकार के ड्रोन बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा विस्तार से बताएं जी ड्रोन के बारे में, क्योंकि ये 3 अलग अलग श्रेणी है जी। कौन से ड्रोन है, किस तरह से काम करते हैं वो, और उसकी उपयोगिता कैसे सिद्ध होती है? जी देखिए, ड्रोन में हमने पहले शुरुआत की थी इजराइल के साथ कोलैबोरेशन में, और इजराइल के साथ अडानी डिफेंस इंडस्ट्रीज ने 2 ड्रोन बनाए। एक हारोप है, दूसरी हार्पी है। तो हारोप जो है यह ड्रोन से भिड़ जाएगा, आने वाले ड्रोन को मार गिराएगा, उससे टक्कर लेगा। और हार्पी ड्रोन जो है इसने लाहौर में और चकराला में जो चीन का HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम था उसको नष्ट करने का काम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। यह उसके ऊपर गया और उस एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल छोड़ने के लिए इसने प्रेरित किया, उसको जगाया। और जैसे ही वह मिसाइल छोड़ने वाला था, खुद जाकर उसके ऊपर गिर गया, सुसाइड कर लिया और उड़ गया। मतलब तो 10 लाख के ड्रोन से हमने उनके 4,500 करोड़ के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। तो मतलब ड्रोन सबसे सस्ता हथियार है। अमेरिका और इजराइल को खाड़ी युद्ध भारी इसलिए पड़ा कि ईरान ने सबसे ज़्यादा ड्रोन का प्रयोग किया और अमेरिकी एयरबेस से लेकर के अपने खाड़ी देश के जो पड़ोसी हैं उन सब पर उसने हमला किया, केवल पाकिस्तान और अजरबैजान को छोड़ करके। बाकी किसी देश को उसने छोड़ा नहीं है, सब पर हमले किए हैं। तो ड्रोन जो है ये सबसे सस्ता हथियार है और आने वाले समय में इसकी बहुत ज़्यादा भूमिका बढ़ने वाली है। तो भारत जैसे अमेरिका का B-2 बॉम्बर है, उसके आकार का, उसी डिजाइन का, हाँ सुना था सर, हाँ एक ड्रोन बना रहा है जिसका नाम घातक है। तो घातक लंबे समय तक 10 घंटे तक जो है आकाश में रह सकता है, अपने साथ काफ़ी बड़ी मिसाइल या आयुध ले जा सकता है और ऊपर रह करके सही समय पर जो है बड़ा नुकसान कर सकता है शत्रु का। तो उस ढंग का भी ड्रोन हम बना रहे हैं। हम तापस ड्रोन भी बना रहे हैं जो एक निजी कंपनी के माध्यम से बना रहे हैं। बहुत सारा ड्रोन बनाने का काम जो है, जो हमारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं वो भी कर रही हैं, चाहे वो BEL हो चाहे BDL हो, इन सब की भूमिका लगातार है। और चूंकि आने वाले युद्ध में लाखों ड्रोन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो भारत अपने को हजारों ड्रोन हम 1 महीने में बना सकें, उस ढंग से हम क्या कहते हैं अपने को तैयार कर रहे हैं। अभी भारत सरकार ने घोषणा की है कि वह पूरे देश में 6 बड़े मेजर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रही है। भारत चाह रहा है कि 2047-2050 तक विश्व के सबसे बड़े हथियार निर्यातकों में उसका नाम हो, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की काफ़ी ब्रांडिंग हो गई है और इस समय बहुत सारे देश खरीद रहे हैं। अभी कल ही समाचार आया है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE जो है, वह जो है भारत से ब्रह्मोस और भारत का जो आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम है दोनों खरीदना चाहता है। तो यह एक बहुत बड़ा सौदा हो सकता है। इंडोनेशिया के साथ हमारा अभी ब्रह्मोस का हुआ, वियतनाम के साथ हुआ और आर्मेनिया लगातार हमसे हथियार ले रहा है, साइप्रस ले रहा है, यूनान, ग्रीस ले रहा है। तो कई देशों को हम हथियार बेच रहे हैं, लेकिन यह बहुत कम लोगों को मालूम है कि हम सबसे ज़्यादा हथियार जो है अमेरिका को बेच रहे हैं। कैसे? अमेरिका को बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बना पा रहे हैं, तोप के गोले से लेकर के बहुत सारे रॉकेट सिस्टम और मिसाइलों के कलपुर्जे तक जो है हम दे रहे हैं। तो बहुत सारा हथियार अमेरिका भी हमसे खरीद रहा है, लेकिन सारे आंकड़ों में सबसे बड़ा आंकड़ा अमेरिका का ही है जी। तो ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि हम अमेरिका को हथियार बेच भी रहे हैं। अमेरिका से हमने हेलीकॉप्टर लिया, नेवी के लिए विमान लिया और अभी भी जेट इंजन ले रहे हैं। तो हम अमेरिका को भी बेच रहे हैं और दे रहे हैं।
तो अब भारत उस स्थिति में है कि दुनिया के किसी भी देश को हथियार दे सकता है। तो यह जो है एक बहुत बड़ा बदलाव है। हम अभी तक दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक आयातक देश माने जाते, अब धीरे धीरे हम निर्यातक बन गए हैं और पिछले साल 38,500 करोड़ का हथियार हमने बेचा है और इस साल लक्ष्य रखा गया है कि 50,000 करोड़ का हमारा हथियार जो है विश्व में जाए, मतलब 12,000 करोड़ अतिरिक्त जाए। हाँ, तो सौदे जिस ढंग से हो रहे हैं हो सकता है कि 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो जाए, क्योंकि कई देश जिस ढंग से भारतीय हथियारों में दिलचस्पी ले रहे हैं, इसलिए ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भी प्रोडक्शन यूनिट कई जगह लगानी पड़ी। जो पहले थी उसको अलावा भी आपने देखा होगा पिछले 1 साल के भीतर कई जगह उसका उत्पादन शुरू किया गया है। तो यह एक बड़ा बदलाव है जो इसके पहले के लोग नहीं सोच सकते थे। पिछले 12 सालों में भारतीय सेनाएं बहुत ज़्यादा सुसज्ज हुई हैं और इन्होंने पूरी युद्ध की जो प्रणाली है वह जो आने वाले समय की युद्ध प्रणाली है उसको अपनाने का कार्य किया है और अपने को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। हम ज़्यादा से ज़्यादा कृत्रिम मेधा AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में हम AI ड्रोन भी बना रहे हैं। हमारी मिसाइलें जो है वह भी AI से लैस है और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह भी AI से लैस है और जो हम स्मार्ट बॉर्डर बना रहे हैं वह भी AI से ही लैस है या लैस होगा। तो जब AI हमारी सीमा की सुरक्षा में लगी हुई है तो ऐसी स्थिति में उच्च कोटि का सेंसर और AI मिल करके शत्रु को कभी भी सीमा पार करने नहीं देंगे। तो इस दृष्टि से भारत की जो तैयारी है वह विश्व के किसी भी देश से आप कह सकते हैं कि अब पीछे नहीं है। अच्छा सर, ये और एक ये जानना चाहूँगा, जैसे अभी ड्रोन की अपने एडवांस, सेमी एडवांस और मोस्ट लेटेस्ट एडवांस, उसमें अपने टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ती है, पर ड्रोन टेक्नोलॉजी की युद्ध में क्या कहते हैं रोल कैसे बढ़ते गया और रोल वो भारत ने कैसे स्टडी किया उसको और फिर अपना लिया। आज सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसका एक अच्छा उपयोग करके दुनिया को बता दिया कि भाई इससे लेटेस्ट युद्ध नीति हमने जो अपनाई वो हमने सीखी दुनिया से। और मगर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ ड्रोन का, जैसे थोड़ा सा देखिए। ड्रोन युद्ध सबसे पहले जो आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था 2000 के पहले 2019 में हुआ था, तो उसमें जो है ड्रोन का पहला प्रयोग हुआ। 2020 में जो हूती विद्रोही हैं इन्होंने जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है सऊदी अरब की उसके ऊपर ड्रोन अटैक किया था और जो अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है उसने उस ड्रोन को टारगेट पर ले लिया था, लेकिन केवल इसलिए मिसाइल को नहीं छोड़ा कि मिसाइल से अगर हिट करेगा तो पूरी रिफाइनरी जो है उड़ जाएगी। इसके बावजूद आधी रिफाइनरी जो है ड्रोन हमले के बाद बच गई। तो कहा जाता है कि बुद्धिमान लोग सर्वनाश के समय आधा बचा लेते हैं। तो वहाँ से हम लोगों को लगा कि ड्रोन जो है आने वाले समय की एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में तुर्की के बैक्तार और TB2 ड्रोन की बड़ी धूम रही, जिसको हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खिलौने की तरह नष्ट किया। तो यह भी एक दूसरा अनुभव था। फिर इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध हुए, बीच में जो हूती ने ईरान पर कई बार हमले किए, जो हमास का हमला हुआ, हिजबुल्ला का हुआ, सब में कहीं न कहीं ड्रोन का प्रयोग होता रहा। तो भारत ने समझ लिया कि आने वाला युग जो है ड्रोन युद्ध का युग है, इसलिए हमने ड्रोन के क्षेत्र में जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वह भी आरंभ किया और प्राइवेट प्लेयर्स को भी उसमें जो है हमने इन्वॉल्व किया। आज निजी कंपनियां भी ड्रोन जो है बना रही हैं। सर, और एक दूसरा प्रश्न है कि जैसे हूती विद्रोह नहीं किया, अजरबैजान के युद्ध में हुआ, यूक्रेन वॉर में भी हुआ, तो इसकी शुरुआत कौन से देश ने पहले स्टार्ट की होगी जिसके भाई हूती के हाथ में मिल गया या अजरबैजान के उधर की लड़ाई? देखिए, सबसे पहले ड्रोन जो है बनाया था अमेरिका और इजराइल ने।
उसके बाद रूस ने बनाया। अमेरिका ने जो बगदादी था उसको भी ड्रोन से ही मारा था, ड्रोन से निकलने वाली सीरिया में, हाँ, हेल फायर मिसाइल से मारा था। जो ईरान का पुराना जनरल था, तो ऐसे बहुत सारे सुलेमानी को मारा था। तो अमेरिका ने ड्रोन हमले जो है बहुत पहले से शुरू कर दिए थे। अफगानिस्तान में भी जब युद्ध चल रहा था तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके में भी प्रतिदिन ड्रोन हमले अमेरिका करता था आतंकियों के ऊपर। तो ड्रोन की शुरुआत इन दो देशों ने की, बाद में रूस ने ड्रोन बनाए, उसके बाद फिर चीन ने बनाए, भारत ने बनाए, मतलब अलग अलग देशों ने बनाना शुरू किया। फिर इसमें सबसे ज़्यादा महारत बीच में हासिल कर लिया ईरान ने भी। ईरान ने रूस से सीख करके अमेरिका के कुछ ड्रोन उसको जो सीरिया वगैरह में मिले तो उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसने नए ड्रोन बनाए और उसने उसको थोड़ा और ज़्यादा सस्ता कर दिया। तो इसके कारण अमेरिका का चूँकि कोई भी हथियार बहुत महंगा होता है, उनका अपना स्टैंडर्ड है और उनके यहाँ जो लेबर है, जो श्रम है, वो बहुत महंगा है। तो इस कारण से उनका कोई हथियार सस्ता नहीं हो सकता है। लेकिन चीन के, भारत के, ईरान के हथियार जो है सस्ते रहे, तो इसके कारण इनके लिए वह काम करना ज़्यादा आसान है। तो ड्रोन की चुनौती को इसलिए भारत ने सही समय पर इन देशों की स्थिति को देखते हुए समझ लिया और उसकी हमने तैयारी जो है आरंभ की। अब क्या होता है कि केवल ड्रोन हमले जो होते हैं उसमें एक होता है स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन का मतलब सैकड़ों ड्रोन एक साथ आ रहे हैं, टिड्डी दल जैसा। हाँ, टिड्डी दल की तरह झुंड में आ रहे हैं। तो उसको मार गिराने के लिए आपके पास या तो लेजर हथियार होना चाहिए या तो डायरेक्ट एनर्जी वीपन, जिसको जैसे अपना काली 300 काली दुर्गा है, तो यही जो है उसको मार गिरा सकते हैं। या तो इतना ज़्यादा पावरफुल आपका इलेक्ट्रॉनिक जैमर हो कि सारे ड्रोन को वापस लौटा दे। तो इन सब की तैयारी, मिली जुली तैयारी जो है भारत कर रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए 300, 400, 500 ड्रोन एक साथ आ रहे हैं तो उनको आप मिसाइलों से नहीं मार गिरा सकते। महंगा पड़ेगा, वो किसी के लिए महंगा भी पड़ेगा, वो संभव भी नहीं प्रैक्टिकली जो है। उतनी कम जगह में उतनी जल्दी इतनी मिसाइलें छोड़ पाना असंभव है। इसलिए भारत का जो एंटी ड्रोन सिस्टम D4 है वही ऐसा काम कर सकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 2 बार जो है स्वार्म ड्रोन अटैक किया था। एक बार उन्होंने जम्मू में किया था, दूसरी बार पंजाब राजस्थान के पास किया था। तो दोनों बार हमने उसको नष्ट किया। तो हमारे पास चूंकि वह एंटी ड्रोन सिस्टम था। तो दूसरा क्या हो गया कि पहले अभी तक जैसे जमीन से ही ड्रोन छोड़े जाते, लेजर से अटैक करता है ये? हाँ, लेजर से। हमने एंटी ड्रोन सिस्टम जो है लेजर का है ये। लेकिन अब जो खतरा आ रहा है कि चीन ने एक ऐसा विमान बनाया है जो ड्रोन कैरियर का काम करता है। ओके। तो एक साथ वो ले जा करके सैकड़ों ड्रोन जो है छोड़ देगा, मिसाइल की तरह हवा से हवा में छोड़ देगा। तो उसको मार गिराने के लिए भी हमारे पास तैयारी है। इसी प्रकार से अभी कुछ देश, जापान भी है, चीन भी शामिल है, भारत भी उसमें शामिल है, ड्रोन कैरियर बना रहे हैं समुद्र में। ओके। कि एक, अब जैसे हम लोग IAC-2 जो बना रहे हैं विक्रांत के बाद, वह ड्रोन कैरियर होगा, उस पर विमान वाहक नहीं होगा, सिर्फ ड्रोन होंगे। तो उस पर कई हजार ड्रोन जो है हम ले जा सकते हैं और शत्रु पर हमले को अंजाम दे सकते हैं। तो यानी उस दिशा में भी अब तैयारी चल रही है। तो आने वाले समय में ड्रोन की भूमिका बहुत बढ़ने वाली है। आने वाले समय में जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है यह बहुत अगले स्तर पर पहुंच रहा है। तो भारत भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वारफेयर जो बोलते हैं उसकी तैयारी कर रहा है। क्योंकि अब भविष्य में संभव है कि एक दूसरे के सैटेलाइट को या तो नष्ट किया जाए या तो उसको जाम किया जाए। यह भी भविष्य में हो सकता है। सैटेलाइट नष्ट होने के बाद, GPS सिस्टम नष्ट होने के बाद भी आप अपनी सेना को, अपने वायुसेना को, अपने विमानों को कैसे संचालित कर सकते हैं, उसका भी अभ्यास जरूरी है। तो भारत ने भी कई बार जो है GPS जैमिंग का अभ्यास किया है, जिसको स्कूफिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम काम करता है और हम जहाँ पर नहीं हैं वहाँ भी दिखा सकते हैं कि हमारा विमान है। तो हमने जब पिछले साल पश्चिमी भारत में, महाराष्ट्र, गुजरात में GPS जैमिंग का अभ्यास किया था, तो उस दौरान हमने दिखाया कि कराची एयरपोर्ट से भारतीय वायुसेना का विमान उड़ रहा है, उड़ान भर रहा है
और ऊपर आकर के भारत की ओर, कच्छ की ओर बढ़ रहा है। ओके। और जो फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल में भी होता जी, है, जी है। उस पर भी दिखाई दे रहा है कि भारतीय वायुसेना लिखा हुआ विमान जो कराची से उड़ रहा है, जबकि असल में नहीं है, लेकिन हम केवल सिस्टम में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल द्वारा हम दिखा दे रहे हैं कि वहाँ पर हमारा विमान है। तो मतलब शत्रु को भ्रमित करने के लिए कि भाई ये तो कैसे हुआ? हाँ, शत्रु के राडार पर दिखाई देगा कि भारतीय वायुसेना का विमान है, और वो हैरान होंगे कि भाई ये हाँ। तो आने वाले समय में अगर हमने युद्ध के समय दिखा दिया कि पाकिस्तान के ऊपर भारत के 50 विमान उड़ रहे हैं और उन्होंने 50 मिसाइलें उनको नष्ट करने के लिए चला दी, हाँ, तो हवा में गई, जबकि मतलब उनका खुद का भी नुकसान होगा कि किस जगह पर मतलब उनको विमान दिखाई दे रहा है, पता चला कि उन्होंने खुद का ही नुकसान कर लिया। तो ये भी होने वाला है आने वाले समय में, युद्ध का एक स्वरूप यह भी होगा। तो बहुत कुछ चीज़ें बदल रही हैं और तकनीक प्रतिदिन जो है बदलती जा रही है, वह लगातार माइक्रो से नैनो होती जा रही है। तो आने वाले समय में नैनो ड्रोन की भी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि चीन ने मच्छर के आकार का, भारत ने तितली के आकार का और जर्मनी ने काकरोच के आकार का ड्रोन बना लिया है। तो इस प्रकार के ड्रोन बनाने की नौबत जो है अब आ रही है, और जो दुनिया भर की के वैज्ञानिक और सेनाएं हैं इस दिशा में काम कर रही हैं। तो भारत भी हर प्रकार के ड्रोन के क्षेत्र में अपने को महाशक्ति बना रहा है, मिसाइलों के क्षेत्र में महाशक्ति बना रहा है। हम लगातार समुद्री शक्ति के रूप में भी अपना विकास कर रहे हैं। आपने देखा कि युद्धपोतों का निर्माण जो है इस समय युद्ध स्तर पर चल रहा है, और हर 40 दिन पर हम कोई न कोई नौसैनिक युद्धपोत जो है समुद्र में उतार रहे हैं। अभी परसों प्रधानमंत्री जी ने 3 युद्धपोत जो है एक साथ कोलकाता में उतारे। हम पनडुब्बियाँ भी लगातार बना रहे हैं और लगातार अभी समझौते कर रहे हैं फ्रांस से, जर्मनी से, कि उनके तकनीक के माध्यम से हम अपने यहाँ ही नई पनडुब्बियों का निर्माण करें। तो जिस प्रकार की चुनौती आ रही है हम उसके अनुरूप अपने को तैयार कर रहे हैं।